आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर पुनीत कुमार राय, शासकीय महाविद्यालय शंकरगढ़। आज मैं आप लोगों के साथ एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र कथा साहित्य के अंतर्गत प्रेमचंद की कहानी कफन पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं प्रेमचंद के बारे में कुछ बातें आप लोगों से बतलाना चाहूँगा। तब हम इस कहानी को और बेहतर ढंग से, इस कफन कहानी को और बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, जान सकेंगे। प्रेमचंद आप सब लोग जानते हैं कि कथा सम्राट कहे जाते हैं। प्रेमचंद का हिंदी कथा साहित्य में जो महत्व है वह यह है कि प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य को अपने समय और समाज के सवालों से, अपने समय और समाज के यथार्थ से जोड़ते हैं। मात्र मनोरंजन उनका उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन की सृष्टि के लिए ना तो वह तिलस्म, अय्यार और जासूसी का कथानक रचते हैं, ना अतीत की कल्पना, अतीत सुदूर अतीत में जाते हैं, और ना ही कल्पना की ऊंची उड़ान उड़ते हैं। अपने आसपास का जो यथार्थ है, गांव का जो यथार्थ है, मजदूरों किसानों के जीवन का जो यथार्थ है, कस्बाई जिंदगी का जो यथार्थ है, तत्कालीन जो राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम चल रहा है उसकी जो गतिविधियां हैं, घर परिवार, ये सारी चीजें प्रेमचंद के यहाँ आती हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य को एक उद्देश्य देते हैं, सौदेश्यता से जोड़ते हैं। कला भी है उनके यहाँ, उच्च कोटि की जो साहित्यिकता, एक रचना को जो गुण धर्म साहित्य बनाते हैं, वे सारी बातें प्रेमचंद के यहाँ अपने सर्वोत्तम रूप में विद्यमान है। इस रूप में विद्यमान है कि साहित्यिकता की यह उपस्थिति इसके पूर्व नहीं देखी गई थी। पठनीयता है, कलात्मकता है और सौदेश्यता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है प्रेमचंद की। वो मात्र मनोरंजन के लिए नहीं रच रहे थे, वे अपने देश, समाज, अपने पाठक वर्ग की चेतना का परिष्कार करना चाहते थे, उसे जागरूक, जुझारू बनाना चाहते थे, उसे अपने समय के सच को, अपने समाज के सच को दिखलाना चाहते थे। यह एक उद्देश्य रहा। प्रेमचंद एक कहानीकार के रूप में प्रेमचंद ने लगभग 200 कहानियां लिखा, जो मानसरोवर के नाम से लगभग 8 खंडों में संकलित की गई हैं। पंच परमेश्वर से लेकर के कफन तक की जो यात्रा है एक कथाकार के, कहानीकार के रूप में प्रेमचंद की, जब हम इसे देखते हैं तो पाते हैं कि हिंदी कहानी के जो भी रूप, जो भी प्रवृत्तियां, जो भी धाराएं हैं, वो सारी प्रेमचंद के यहाँ विद्यमान है। प्रेमचंद लगातार अपने को परिष्कृत करते गए, अपनी कहानियों को और भी ज्यादा स्वाभाविक, यथार्थ की शिनाख्त करने में, यथार्थ को पकड़ने में, यथार्थ को समझने में समय के साथ और भी ज्यादा सक्षम, परिपक्व होती गई हैं। प्रेमचंद
समाजोन्मुखी चेतना के रचनाकार हैं, सामाजिक यथार्थवादी चेतना के रचनाकार हैं। उनकी प्रारंभिक कहानियों में पंच परमेश्वर हुआ, सौत हुआ, नमक का दरोगा हुआ, इन कहानियों में हम एक आदर्शवाद देखते हैं। धीरे धीरे प्रेमचंद इस आदर्शवाद से स्वयं को मुक्त करते हैं। पश्चाताप, समाधान, नुस्खा, हृदय परिवर्तन, घटनाओं की बहुलता, संयोग, कौतूहल इत्यादि तत्वों से प्रेमचंद की कहानियां, प्रारंभिक कहानियां निर्मित हुआ करती थीं, लेकिन कालांतर में ये चीजें कम होती गई। जैसे जैसे जीवन जगत की समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रेमचंद की कहानियों का यथार्थ के साथ जो उनका ट्रीटमेंट है वह भी बदलता गया। और अंतिम दौर की जब उनकी हम कहानियों को देखते हैं, पूस की रात, ईदगाह, कफन, तो एक बिल्कुल नए रूप में प्रेमचंद हमारे सामने आते हैं। यथार्थ अपनी पूरी तलखी के साथ, अपनी पूरी विद्रूपता के साथ, अपने पूरे खुरदुरेपन के साथ यहां मौजूद है। अपनी तरफ से प्रेमचंद कोई काट छांट करते हुए नजर नहीं आते, कोई नुस्खा देते हुए नजर नहीं आते, किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होता है, कोई समाधान पेश करते हुए नजर नहीं आते हैं। कफन इसी तरह की एक कहानी है। यह प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है जो 1936 में प्रकाशित हुई, और कतिपय आलोचकों ने वास्तविक अर्थों में से आधुनिक चेतना की पहली कहानी माना, इसे पहली नई कहानी माना, जिस यथार्थ, जिस प्रामाणिकता, जिस स्वाभाविकता की बात कालांतर में की गई, जीवन यथार्थ के जिस बारीक पड़ताल की बात, तटस्थ निरपेक्ष पड़ताल की बात बाद के कहानी आंदोलनों, परवर्ती कहानी आंदोलनों में की गई, उसके दर्शन हमें यहाँ पे इस कहानी में दिखलाई पड़ते हैं। क्या है कफन कहानी? कफन कहानी में मुंशी प्रेमचंद दलित वर्ग के दो पात्रों के माध्यम से, घीसू और माधव के माध्यम से, हमारे समाज में व्याप्त जो विषमता है, हमारे समाज में हमारी सामाजिक व्यवस्था जो मनुष्य की गरिमा को रौंदती है, उसे अमानवीय जीवन स्थितियों में जीने के लिए विवश करती है। हमारी समाज व्यवस्था जो मनुष्य के विवेक को, उसकी गरिमा को तहस नहस करके उसे व्यक्तित्व विहीन बनाती है, उस सामाजिक व्यवस्था पे प्रहार करते हैं इस कहानी के माध्यम से। क्या है कहानी? जो पहला दृश्य उपस्थित होता है हमारे सामने, घीसू माधव अलाव सेक रहे हैं, रात का समय है, अलाव सेक रहे हैं, और थोड़ी ही दूर पे झोपड़ी में माधव की पत्नी प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। इसके बाद प्रेमचंद घीसू माधव की कुछ प्रवृत्तियों को बतलाते हैं कि दोनों कामचोर हैं, आलसी हैं, आराम तलब हैं, कोई भी उनसे काम नहीं कराना चाहता है, मान अपमान किसी चीज की फिक्र चिंता नहीं है।
एक जो स्वाभिमान होता है, लाज शर्म होती है, वह नहीं है उनके अंदर। दलित वर्ग के हैं दोनों, कोई निश्चित काम धंधा नहीं है, आकाश वृत्ति, चोरी चकारी करके किसी तरह से अपना पेट पालते हैं। कई कई दफा तो उन्हें फांका कसी भी झेलनी पड़ती है। प्रेमचंद के पात्र जो घीसू माधव हैं, जो पिता पुत्र हैं, उनकी यह जो स्थिति है, यह उनकी स्वभावगत स्थिति, स्वभावगत प्रवृत्ति जो है, इसके पीछे प्रेमचंद यह भी संकेत करते हैं कि इसके पीछे समाज जिम्मेदार है। घीसू माधव जब देखते हैं अपने गांव के अन्य लोगों को जो जी तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी उपेक्षा, दीनता का जीवन जी रहे हैं, इन स्थितियों को देख करके घीसू माधव की कामचोरी, जो मक्कारी है उनके अंदर, वह और भी बढ़ती है। वो देखते हैं कि मुट्ठी भर लोग किस तरह से लोगों को लूट खसोट रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, और जो दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा है उसके जीवन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। ना उसका तन ढक रहा है, ना पेट भर रहा है, और ना ही इज्जत ही उसे मिल रही है। घीसू माधव अलाव में आलू सेक रहे हैं। कई दिनों से, 2-3 दिनों से वे भूखे हैं। अलाव में आलू सेक रहे हैं दोनों। बाप बेटा में एक हड़बड़ी है कि जल्दी आलू पके और खा जाएं, होड़ा होड़ी की स्थिति है। उन्हें आलू की फिक्र है कि आलू जल्दी पके और उसे हजम कर जाएं, लेकिन उन्हें अपनी बहू, अपनी पत्नी जो प्रसव पीड़ा में कराह रही है, चीख रही है, इसकी चिंता, फिक्र नहीं है। इतनी हड़बड़ी है दोनों के अंदर कि गरम गरम आलू जब निकलता है तो दोनों बिना कुछ सोचे विचारे गटागट निकल जाते हैं, बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि यह गरम आलू जो है उनकी जुबान को, उनके हलक को, उनके तालू को जला रहा है। ये आलू खाते हुए जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि स्वाद नहीं, सितकार मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। भूख ने उन्हें खुदगर्ज बना दिया है। भूख ने उन्हें रिश्तों के प्रति बेपरवाह बना दिया है। भूख ने उन्हें निर्दय बना दिया है। आलू खा पी करके वे सो जाते हैं और सुबह जब जगते हैं तो देखते हैं कि बुधिया मर चुकी है। दहाड़ मार के रोते हैं, आसपास वाले, पड़ोस वाले इकट्ठा होते हैं, धीरज बंधाते हैं। बुधिया मर चुकी है। एक बुधिया के नाते उनके जीवन में कुछ व्यवस्था आई थी, कुछ बेफिक्री आई थी। अब वह बुधिया भी नहीं रही। प्रेमचंद, घीसू माधव के पास पैसे नहीं हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखा है उन्होंने, घर में पैसा तो ऐसे गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि बुधिया का काम क्रिया वह कर पाते, अंतिम संस्कार कर पाते, कफन तक के पैसे नहीं थे। घीसू जाता है गांव के जमींदार के पास। जमींदार उसे पसंद नहीं करता है, हिकारत भरी नजरों से देखता है, दुत्कारती नजरों से देखता है।
लेकिन जब अपनी उसे जमींदार को घीसू की दीनता भी पिघला नहीं पाती, लेकिन जब अपनी स्थिति बतलाता है, बुधिया की मौत के बारे में बतलाता है, तो कुछ पैसे दे करके उसे अपने यहाँ से दफा करता है। जमींदार से पैसे लेने के बाद सेठ साहूकार जो लोग हैं उनसे भी पैसे लेते। इस तरह से सबसे पैसा इकट्ठा करके 5 रुपए घीसू के पास इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, आज बुधिया मर चुकी है, उसके कफन के लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए गांव वाले जिस तरह से सहानुभूति तत्परता दिखला रहे हैं, यदि यह पहले दिखलाए होते, घीसू माधव की जो स्थिति है, बुद्धि की जो स्थिति है, उसके प्रति यह तत्परता, यह संवेदनशीलता यदि वे पहले दिखाए होते तो शायद बुधिया की मौत नहीं होती। लेकिन यह भारतीय समाज की विडंबना है। जीते जी तो कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई इंतजाम नहीं, और मरने के बाद वही गांव वाले कैसे लकड़ी का इंतजाम करते हैं, अनाज का इंतजाम करते हैं, कफन के लिए पैसा जुटाते हैं। घीसू माधव कफन खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, कई दुकानों में देखते हैं, कोई कफन पसंद नहीं आता, और अंत में दोनों बाप बेटा एक दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, थाह लेने की, एक दूसरे की थाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अनायास दोनों के पांव एक मधुशाला, एक शराब खाना के आगे रुक जाते हैं। बिना कुछ एक दूसरे से कहे वे अंदर प्रवेश करते हैं, बोतल मंगाते हैं, चखना मंगाते हैं, तमाम तरह की खाने पीने की चीजें मंगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तभी घीसू से माधव कहता है, हम लोग तो खा पी लिए, अब बुधिया को कफन कैसे मिलेगा? घीसू कहता, उसे कफन मिलेगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम उसकी चिंता मत करो। माधव कहता है, कहां से मिलेगा? हम लोग कितना गलत कर रहे हैं। स्वर्ग में जब वह पूछेगी कि तुम लोग हमको कफन भी नहीं दिए, तब हम लोग क्या जवाब देंगे? घीसू कहता है माधव से, उसे जरूर कफन मिलेगा, वही लोग देंगे जो इस बार हम लोग को पैसे दिए थे। घीसू बखूबी अपने समाज के, अपने गांव के पाखंडी चरित्र को समझता है, के दोहरे चरित्र को समझता है। इसी नाते वह आश्वस्त है। कफन का पैसा खाने पीने में उड़ाने के बावजूद भी वह आश्वस्त है कि बुधिया को कफन जरूर मिलेगा। बहरहाल खा पी लेते हैं, कुछ खाना उन लोग का बचा हुआ है, माधव उसे एक गरीब को दे देता है, और पहली बार माधव को देने का जो सुख होता है, देने का, दान करने से जो गौरव अनुभूति होती है, उसका अनुभव होता है। कफन के पैसों से दोनों की बरसों की खाने पीने की जो साध है, जो लालसा है, बरसों की जो उनकी भूख है, मौज मस्ती करने की जो चाह है, वह पूरी होती है। दिल से ही दोनों असीसते हैं बुधिया को, बुधिया की कृतज्ञता प्रकट करते हैं, दुआ करते हैं कि वह स्वर्ग में जाएगी, जाते जाते हम लोग को तृप्त कर गई। घीसू कहता, वह स्वर्ग में नहीं जाएगी तो कौन, ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो दोनों हाथों से आम लोगों को चूसते हैं, दबाते हैं, नोचते हैं, लूटते हैं, और गंगा नहाते हैं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं। घीसू कहता है कि माधव वह जरूर जाएगी स्वर्ग। यह कहानी फिर दोनों खा पी करके तमाम तरह के अभिनय करते हैं, मटकते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, और खा पी करके बेसुध हो जाते हैं।
कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। एक और प्रसंग जो छूट रहा था, जब आलू खाते हैं बाप बेटा दोनों हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी, उसी समय घीसू 20 साल पहले की एक घटना सुनाता है माधव को। ठाकुर के यहाँ जो भोज हुआ था, वह घटना, उस भोज में जो स्वाद मिला, जो तृप्ति मिली, वह आज भी घीसू को याद है। चटनी, रायता, शुद्ध घी में छनी हुई पूड़ियाँ, 3 तरह सूखे साग, रसेदार तरकारी, दही, मिठाई छक के खाया था। और ये जब बातें घीसू माधव को सुनाता है, बतलाता है, माधव की आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पे उल्लास का भाव आ जाता है। खुश होके कहता है कि अगर उस समय मैं रहता तो कम से कम 50 पूड़ियाँ खाता। घीसू की यह बात बतलाती है कि उसके अंदर भूख कितनी संचित है। घीसू की यह बात माधव की यह बात बतलाती है अच्छा खाने की चाह उसके अंदर कितनी जमी हुई है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि घीसू और जो माधव हैं, दोनों पी करके नाच गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? कबीर को गा रहे हैं। ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, कबीर को ही क्यों गा रहे हैं? इसको भी जरा गौर करना होगा हम लोगों को। कबीर ही क्यों याद आते हैं? कहीं ना कहीं कबीर हाशिए का जो समाज है, जो वर्ग है, उसके लिए कबीर सबसे बड़ी सांत्वना, सबसे बड़ा आश्वासन के रूप में नजर आते हैं। एक आत्मीयता का अनुभव करता है वह वर्ग कबीर के साथ। इस नाते ये दोनों कबीर को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। घीसू और माधव की ये जो कथा है, जो कहानी है, इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो एक बारगी हमें कोफ्त होती है। घीसू और माधव के प्रति धिक्कार का भाव उत्पन्न होता है कि ये दोनों किस मिट्टी के बने हुए हैं कि बहू और पत्नी मर रही और दोनों आलू खाने में मशगूल हैं। इतनी कठोरता, इतनी निर्दयता, इतना बेगानापन। लेकिन जब हम गौर से देखेंगे तो हम पाते हैं कि दोषी घीसू माधव नहीं है। दोषी वह समाज है जिसने ऐसी परिस्थितियों को निर्मित किया जिससे घीसू और माधव जैसे चरित्र निर्मित हुए, उत्पन्न हुए। घीसू और माधव के स्वभाव में यह जो बेगानापन, यह जो उपेक्षा, यह जो कठोरता आई है, वह परिस्थिति जन्य है, उनके स्वभाव की विशेषता नहीं है। भूख ने उनके सारे मूल्यों को, सारी संवेदनशीलता को, सारे विवेक को भस्म कर दिया है। पेट की आग ने रिश्तों के प्रति जो दायित्व बोध है, उनकी जो समूची मनुष्यता है, उसको खत्म कर दिया है, राख कर दिया है। तो दोषी बुधिया की जो मौत हो रही है, जो कारुणिक अंत हो रहा है, कहां तो घीसू और माधव को बुधिया का मददगार होना चाहिए था,
लेकिन घीसू और माधव तो आलू खाने में जुटे हुए हैं। बुधिया की वो परवाह नहीं करते हैं। भूख, जोरों की भूख ने उन्हें इतना बेरुखा बना दिया है, इतना निर्दय बना दिया है कि वह उस बुधिया के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जिस बुधिया के आने से उनके जीवन में एक सलीका धीरे धीरे आ रहा था, एक व्यवस्था, एक निश्चिंतता धीरे धीरे आ रही थी। तो यह कहानी सामंती समाज का जो अन्याय मूलक चरित्र है, जो समाज में विषमता को जन्म देती है, उस पर वह चोट करती है, उस पर प्रहार करती है। घीसू माधव को पशुवत जीवन जीने के लिए परिस्थितियों ने मजबूर किया है। परिस्थितियों ने इन्हें निर्मित किया है, परिस्थितियों ने इन्हें पशुवत बना दिया है। एक और बात, इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं, बाजार में जब घीसू माधव कफन के पैसों से खाते पीते हैं, खा पी कर गाते नाचते हैं, वह सिर्फ खा पी करके अपने अनुकूल, अपनी चाही हुई चीजों को खा पी करके वह सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार से समाज का जो दोहरा पाखंडी चरित्र है, जो शोषक चरित्र है, उसको ठेंगा भी दिखा रहे हैं, उसका प्रतिरोध भी कर रहे हैं। खाते पीते जब हैं तो सिर्फ उनकी वर्षों की साध ही नहीं पूरी होती है, कफन के पैसों को खा पी करके नाचते गाते हुए, मस्ती करते हुए, झूमते हुए, एक प्रकार से सामंती समाज की जो मर्यादाएं हैं, जो मानदंड हैं, उनका वो माहौल भी उड़ा रहे हैं। इस रूप में हम इस घटना को देख सकते हैं। तो पूरी कफन कहानी जो है यथार्थ बोध की कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद कोई भी आदर्श प्रस्तुत करते हुए नजर नहीं आते हैं, यथार्थ को यथावत रूप में रख देते हैं। भयावह जो गरीबी है, असह जो भूख है, वह आदमी को किस हद दर्जे तक गिरा सकती है, उसका वह इस कहानी में चित्रण करते हैं। और इस भयावह गरीबी और इस असह्य भूख का जिम्मेदार कौन है? हमारी सामाजिक व्यवस्था। तो यह कहानी हमारी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है। हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है उसके अन्यायमूलक आयामों को उद्घाटित करती है। हमारी सामाजिक व्यवस्था ने हमारे समाज में जो विषमता उत्पन्न किया है, जो खाई खोदी है, उसको यह कहानी प्रकट करती है। इस कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी में एक स्त्री प्रश्न भी मौजूद है, जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। प्रायः वह छूट जाता है, लोग देखते नहीं हैं। प्रेमचंद जब घीसू माधव की प्रवृत्तियों के बारे में बतलाते हैं तो हम देखते हैं कि घीसू माधव के जीवन में बुधिया के आने से
एक व्यवस्था आई, पिसाई करके या घास छील करके वह सेर भर आटों का इंतजाम करती और इन आलसी आराम तलब लोगों का पेट भरती। जब से वो आई तब से और आराम तलब बेफिक्र हो गए थे दोनों, और यही नहीं, कभी कभी अकड़ते भी थे दोनों। कहने का मतलब ये है, तमाम गरीबी, तमाम दीनता, तमाम धिक्कार के बावजूद भी घीसू और माधव का पुरुष मर्द कभी कभी जग जाता था। तो स्त्री चाहे जिस वर्ग की हो, उसकी नियति, उसकी स्थिति एक ही जैसी है। कराह, पछाड़, चीख, चिल्लाहट और अंत में एक दारुण अंत। तो यह एक स्त्री प्रश्न, स्त्री के जीवन से जुड़ा हुआ एक पहलू भी इस कहानी में हमें दिखलाई पड़ता है। तो यह प्रेमचंद की एक बहुचर्चित, बहुप्रशंसित कहानी। बाद में हम देखते हैं कई लोगों ने इस कहानी को दलित विरोधी चेतना, दलित विरोधी कहानी के रूप में इस कहानी को कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, क्रुद्ध भी हुए। लेकिन अगर हम गहराई से देखेंगे तो यह कहानी दलित विरोधी चेतना की कहानी नहीं है। यह कहानी सच्चे अर्थों में मनुष्यता को प्रतिष्ठापित करने की, हमारे समाज में व्याप्त समस्त विषमता, अन्याय को मिटा करके न्याय, समता और मनुष्य की गरिमा सुनिश्चित करने की बात करते हुए नजर आती है। कहानी का जो शिल्प है, सिर्फ बाह्य परिवेश जो है, उसी बाह्य परिवेश तक प्रेमचंद यहाँ सीमित नहीं है। वह घीसू और माधव के अंतर मन को भी खोलने की, टटोलने की चेष्टा करते हुए नजर आते हैं। उनके मन के जो द्वंद्व हैं, जो उलझने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो पैंतरे हैं, और इनके माध्यम से प्रेमचंद कई सामाजिक यथार्थ को संकेतित करते हुए नजर आते हैं। तो यह कहानी एक महत्वपूर्ण कहानी है। हिंदी कहानी के इतिहास में इस कहानी